क्या कहते हैं नियम, कैसे लिखेगी एफआईआर पुलिस? आपका ये घटना कहीं भी हुई हो पूरे देश में और आप जहां रहते हैं वहां आपकी एफआईआर हो जाएगी। कुछ मत करिए, आप अपनी शिकायत को स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। हमारे पार्टनर का किसी और के साथ संबंध है, जिसका उसके साथ संबंध है, क्या उसको भी कोर्ट में घसीटा जा सकता है? उसको कोर्ट में कैसे घसीट सकते हैं? नहीं घसीट सकते, नहीं घसीट सकते। आप किसी दूसरे पार्टनर से शादी कर लेते हैं तो आपके ऊपर बाइगेमी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप एक रिलेशनशिप रखते हैं या 10 रिलेशनशिप रखते हैं या 100 रिलेशनशिप रखते हैं तो आप मुझे इस आधार पर कानून में दूसरी जगह खींच के कोर्ट में ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं खींच सकते। शादीशुदा होने के बावजूद भी? बिल्कुल शादीशुदा होने के बावजूद भी। अगर आप शादीशुदा आदमी के साथ रहती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस आपको पता होने चाहिए। ये नहीं है कि आप 4 साल बाद 5 साल बाद रिश्ते में कह रही है मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाएंगे, 376 का केस लगाएंगे या रेप का केस बनाएंगे। बिल्कुल नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या हुआ? शोषण हुआ है हमारा, शारीरिक शोषण। 2 लड़के लड़की होटल में पकड़ जाते हैं। शादी करने की डेट है 18 और 21 साल। प्यार करने की कोई एज अभी डिसाइडेड नहीं है किसी भी लॉ में। शादी में एक पार्टनर तलाक चाहता है, दूसरा नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में क्या होगा? बहू को ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेरे 15 अधिकार है। सास, मौसा, मौसी, पापा, चाची, नाने, नानी, कोई उसका वायलेशन नहीं कर सकता। एलिमनी पति को नहीं मिल सकती? हाँ मिलती है, हाँ मिलती है। पत्नी की शिकायत दहेज को लेके, मारपीट को लेके, अगर ऐसा नहीं हुआ है और गलत आरोप एक पति पे लगा दिए गए, अब वो क्या करेगा? मैं एक केस आपके ऊपर भी करूंगा। आपने दहेज दिया था, इमीडिएट अरेस्ट नहीं हो सकता। बिना साथ फेरे लिए अगर कोई लड़का किसी की मांग भर देता है तो क्या वो शादी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मांग भर देना, फोटो खिंचा लेना, बाहर मंदिर में शादी कर लेना, रजिस्टर्ड नहीं करवाना, ये सब शादियों की श्रेणी में नहीं आएगा। शादी के कितने साल बाद या कितने महीने बाद एलिमनी की डिमांड की जा सकती? कोर्ट तो आपको माफ करेगी नहीं, भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे और जिस भाई के साथ आपने किया ना ये, वो भाई भी नहीं माफ करेगा। बिना शादी किए कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो बच्चा कॉम्पेंसेशन का अधिकार हासिल कर सकता? बच्चा हमारी कंसेंट से हुआ था, नहीं बिना कंसेंट के हुआ था तो भी बच्चा हुआ था। बच्चे को अधिकार है, वो अधिकार अपने क्लेम कर सकता है। कोई भी माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी अगर बच्चों के नाम कर रहे हैं तो वो किन बातों को ध्यान रखें? इतनी प्रॉपर्टी अपने पास रखिए कि अगर आपके संग कोई भी नहीं है तो भी मेरा जीवन चलता रहे। आप मेरी प्रॉपर्टी परचेज कर लो, 25 की जगह मैं आपको 22 में दे दे रहा हूँ। वो कह रहा वो भी नहीं खरीदेंगे। तो हम कह रहे भाई अपनी प्रॉपर्टी मार्केट कॉस्ट से 10% एक्स्ट्रा में दे दो। वो कह रहा वो भी नहीं देंगे। उद्देश्य क्या है? परेशान करना। अगर किसी ने आपका पैसा उधार लिया हुआ है और वो वापस नहीं कर रहा है, फोन भी कर रहे हैं तभी भी फोन नहीं उठा रहा है, क्या कर सकता हूँ? अगर आपने सिर्फ मौखिक रूप से किसी को उधार दिया था, कैश में उधार दिया था, उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल है। अगर सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कोई गाली देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कि गाली देने का भारत में जो सिद्धांत है, गाली अक्षम्य है, गाली अक्षम्य है। शादी का वादा करके अगर कोई मेल किसी फीमेल के साथ फिजिकल होता है तो शादी से मुकर जाता है, अब क्या करे लड़की? जेल जाने की तैयारी उस लड़के की पक्की है। बैंक की ईएमआई नहीं चुकाई, हैरेसमेंट से कैसे बचे वो आदमी जिसने कर्जा लिया? कोई भी बैंकर्स, कोई भी फाइनेंसर, कोई भी प्राइवेट फाइनेंसर, कोई भी एनबीएफसी वाला आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट नहीं कर सकता फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी। अगर वो ऐसा कर रहा है प्लीज रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट देम और वो सब अरेस्ट होंगे। संविधान, अधिकार और सवाल। आपके मन में भी कई बार ऐसे ही मुद्दे बार बार जन्म लेते होंगे, लेकिन जवाब शायद आपको नहीं मिल पाता होगा। कई बार हम अधिकारों से इतने अनभिज्ञ होते हैं कि किसी के भी जाल में फंसते चले जाते हैं। दहेज की झूठी शिकायत में हो सकता है कि आप उसका दंश झेल रहे हो, पैतृक संपत्ति में आपको शायद हक ना मिल पा रहा हो, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जद्दोजहद ने आपकी जिंदगी का सुकून छीन लिया हो। ऐसे सारे मुद्दे जो आपके जहन में इस वक्त आ सकते हैं, उन सारे मुद्दों को आज सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। तो इन सारे सवालों को सुलझाएगा कौन? आज मेरे साथ वो शख्सियत, वो चेहरा जो कानून से जुड़ा हुआ है, जिनको अक्सर आप टीवी डिबेट्स में देखते हैं, देश के बड़े बड़े मसलों में अपनी राय रखते हुए देखते हैं, जो बेबाकी से बिना किसी लाग लपेट के, बिना आपको डराए सारी बात कहते हैं। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक बाजपेयी। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर में मुलाकात हुई लेकिन हो गई आज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समय से मुझे भी इंतजार था और इतने शुभ समय में मुलाकात होगी, ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। हालांकि मैंने देर का जिक्र किया तो कानूनी तौर पे जिंदगी में कई लोगों के ये देर इतनी हो जाती है कि फिर वो देर से मिलने वाला न्याय भी अन्याय हो जाता है। हम अच्छे से जानते हैं जो कुछ कुछ क्वेरीज हैं लोगों की, या कुछ कुछ सवाल हैं जो आम आदमी के हैं, वो उनके जरिए मैं सारी बातें समझना चाहता हूं। हालांकि आप बहुत गूढ़ विषय के ज्ञाता हैं, लेकिन आज हम वो बातें करेंगे जो जनरल पब्लिक जानना चाहती है। पहली शिकायत शशांक भाई,
पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, बार बार कहा जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो लोगों का होता है कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। क्या कहते हैं नियम, कैसे लिखेगी एफआईआर पुलिस? घनश्याम जी, अब एक जो देश की नई कानून व्यवस्था आ गई है जी, उस कानून व्यवस्था को हमें कहीं ना कहीं प्राथमिकता के साथ डील करना होगा और भारत के नागरिक को कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। एक आम नागरिक के रूप में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, हम एफआईआर नहीं लिखवा पाते हैं, हम एफआईआर के लिए अप्रोच करते हैं, जी। इस कॉन्सेप्ट पुराने हो गए। अब आपके पास सबसे विकल्प है, आपका ये घटना कहीं भी हुई हो पूरे देश में और आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी एफआईआर हो जाएगी, तो अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है कि उसी क्षेत्राधिकार में जाएं, उसी जुरिडिक्शन में जाएं। पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो एफआईआर है, आप जाएंगे पुलिस को, ये भाई हमारी शिकायत है, इसको आप ले लीजिए, पुलिस उस एफआईआर को लिखेगी ही लिखेगी। एफआईआर लिखने में थोड़ा समय लग सकता है। दूसरी बात, 1% जो आज आप बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वकालत में आने के कुछ समय बाद इसको मुझे समझ में आया। आप पुलिस थाने में गए, आपने पुलिस थाने में कहा कि साहब मेरे संग ये दुर्घटना हुई है या ये घटना हुई है, इसके बारे में मैं आपको शिकायत देना चाहता हूँ। थाने में ये कह दिया गया कि ये शिकायत आपकी हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं हुई है, किसी और जगह हुई थी, आप वहाँ दीजिए जाके। आप क्या करेंगे? अब आप फिर दूसरी जगह भागेंगे, तो वो कानून खत्म हो गया है। अब क्या, कहीं घटना हुई है और आप कहीं भी जाके थाने में एफआईआर दे रहे हैं, अपनी शिकायत दे रहे हैं, वो शिकायत को लेगा। 1% हम आपकी बात मानते हैं, 100% और 1% दोनों मानते हैं। पुलिस ने वो एफआईआर शिकायत नहीं ली, आपके पास क्या, आप उसी शिकायत को उसका जो वरिष्ठ अधिकारी है, जैसे आप नोएडा में अगर बैठे हुए हैं तो नोएडा में एसएचओ के पास जाएंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास, उन्होंने आपकी शिकायत नहीं ली, आप कंसर्न एसीपी के पास चले जाइए और उनको अपनी शिकायत दीजिए कि साहब ने थाने में दी थी, उन्होंने मेरी शिकायत लेने से मना कर दिया है। मान लो एसीपी साहब ने भी कह दिया कि हम आपकी शिकायत नहीं लेंगे, आपके पास अधिकार है, आप सीधे डीसीपी के ऑफिस में वो शिकायत दे दें। डीसीपी साहब ने भी कह दिया हम शिकायत नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप न्यायालय चले जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, तीनों लोग एफआईआर आपकी सहजता के साथ रजिस्टर्ड होगी, ये आपका कानूनी अधिकार है और उस पर जांच करना पुलिस का कर्तव्य है। आपको इसके लिए किसी से अपने लिए अधिकारों के लिए भीख मांगने की, दया मांगने की, सहयोग मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों से कार्य करिए, ठीक है। तो ये 3 प्रक्रिया को सहजता से आप कहें बिल्कुल मत लीजिए। आपको लगता है एक और मैं प्रक्रिया कहता हूँ, आप कहते हैं नहीं लेते हैं, आप कुछ मत करिए, आप अपनी शिकायत को स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। आप उनके थाने में उनकी जो ईमेल आईडी, हर थाने में एसएचओ साहब का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होती है, आप ईमेल पे अपनी शिकायत भेज दीजिए और उसकी आरटीआई से जानकारी निकलवा लीजिए। आपको वो शिकायत रजिस्टर्ड करने के लिए बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पेपर उनके पास रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। रिश्तों में भी कई बार बहुत खटास हो जाती है और हर रिश्ते से हम निजात पाना चाहते हैं। सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का, किसी पत्नी के साथ उसका पति हिंसक घटना कर रहा है, ये तो तलाक लेने की एक वजह है ही, लेकिन मानसिक तौर पे उसे परेशान कर रहा है, तो क्या तलाक मिल जाएगा? बिल्कुल घनश्याम जी, एक बात समझिए, अब जिस युग में हम रह रहे हैं, इस युग में सबसे बड़ी बात है 21वीं सदी, जहाँ टेक्नोलॉजी की सदी है। इसी तरह अब एक पति पत्नी, एक बच्चा, 2 बच्चे, एक बहुत लिमिटेड सबके छोटे परिवार हो गए। उन छोटे परिवारों में हमें इस बात को और गहनता समझना पड़ेगा कि जहाँ पहले रिश्तों में बहुत सारे लोग होते थे, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, अब कौन हो गए? अब पति पत्नी बच्चा, या सिर्फ पति पत्नी, बच्चे भी कभी नहीं है क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बच्चे हैं ही नहीं। उस तरह के परिवारों में अब हम ये देखते हैं क्रूरता डिफरेंट लेवल की है। क्रूरता का लेवल क्या हो गया? इमोशनल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल। सोसाइटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में आ रही हैं, आपके एक्सेप्ट हो रही हैं। तलाक का जो आधार है, तलाक का आधार निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता तो है ही, आर्थिक क्रूरता भी है, शारीरिक क्रूरता तो उससे भी बड़ी हो गई जहाँ आप देखते हैं। तीसरी बात, आज जो शादियाँ हो रही हैं, हम लोग शादियों को तोड़ने की या जोड़ने, दोनों की बात करते हैं। जोड़ने के लिए हम बात करते हैं तो अपने जीवन को एक सहजता से निभाने के लिए एक शादी का बंधन है कि परिवार में एक वाइफ आती है या परिवार आता है, पति आता है, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा जीवन साथ साथ जिएंगे, अपने प्रोग्रेस करेंगे। अब क्या हुआ? रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई कई कारणों से। वो हो सकता है आर्थिक कारण हो सकता है मानसिक कारण हो। मानसिक कारण क्या है कि आपको पॉडकास्ट में रोज जाना है, आप बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बहुत जल्दी बन गए, हमें टाइम लग रहा है, आपकी सैलरी ज़्यादा है, मेरी सैलरी कम है, घर में खाना नहीं बनता है, या बाहर का एंगर बार बार घर में आ रहा है। इन चीज़ों को समझते हुए अब कितनी चीज़ें उस दायरे में आएंगी और कितनी चीज़ें उस दायरे में नहीं आएंगी, ये कभी कभी कोर्ट देखता है और सामंजस्य इसमें बहुत ज़रूरी है। कोर्ट का जो रोल है वो क्रूरता की परिभाषा कब मानेगा कब नहीं मानेगा, ये अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन हमारे पार्टनर का किसी और के साथ संबंध है,
पार्टनर को तो हम कोर्ट में घसीट ही सकते हैं, लेकिन जिसका उसके साथ संबंध है क्या उसको भी कोर्ट में घसीटा जा सकता है? घनश्याम जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं, इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी का पार्टनर का किसी पार्टनर के साथ संबंध है, ठीक है, तो आप उसको कोर्ट में कैसे घसीट सकते हैं? नहीं घसीट सकते। ये बात बहुत सहजता से समझ लीजिए आज। किसी पार्टनर का किसी पार्टनर के साथ संबंध है, आप उसको कोर्ट में नहीं घसीट सकते, ठीक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की रूलिंग बिल्कुल साफ है। आपको अपने पसंद के पार्टनर को रखने का अधिकार है, हाँ है। आप किसी दूसरे पार्टनर से शादी कर लेते हैं तो आपके ऊपर बाइगेमी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अगर आप शादी कर लेते हैं। पर अगर आपके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है, वो तलाक का आधार हो सकता है, तलाक का आधार हो सकता है मानसिक क्रूरता के आधार पे। पर आप एक रिलेशनशिप रखते हैं या 10 रिलेशनशिप रखते हैं या 100 रिलेशनशिप रखते हैं, इसमें कानूनी बाध्यता का है, मोरालिटी का, ये क्वेश्चन मोरालिटी का है, ओके, लीगैलिटी का नहीं है कि आप हाँ। इसमें कि मेरे 4 लोगों से संबंध है या मेरे 1 लोगों से संबंध थे तो आप मुझे इस आधार पर कानून में दूसरी जगह खींच के कोर्ट में ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं खींच सकते। शादीशुदा होने के बावजूद भी? बिल्कुल, शादीशुदा होने के बावजूद भी आप कैसे करेंगे? हमें कोई कानून तो बताइए। हाँ। अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट था रिसेंटली, उसमें मतलब उसके फैक्ट्स भी मैं बता देता हूँ क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल है। एक लड़की थी, एक लड़के से मिलती है, पूरा मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देना नहीं चाहता उसका। मिलने के बाद उनके अफेयर हो जाते हैं, अफेयर होने के बाद 5-6 साल लिव इन में रहते हैं, 5-6 साल लिव इन में रहने के बाद वो रिश्ता लड़का शादीशुदा था और लड़की अनमैरिड थी। वो किसी शायद एयर होस्टेस थी किसी फ्लाइट में, वो जजमेंट है, नाम बहुत मैं कोट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं, उसने लड़की ने FIR रजिस्टर कराई लड़के के खिलाफ कि ये लड़का था, शादीशुदा था और मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं और मैं सेक्सुअल असॉल्ट के केस में FIR रजिस्टर करवा। हाई कोर्ट ने उस FIR को क्वेश्चन किया और ये कहा कि अगर आप शादीशुदा आदमी के साथ रहती हैं या शादीशुदा आदमी को आप ऑप्ट करती हैं, दोनों चीज़ है। ये लड़का शादीशुदा महिला को ऑप्ट करता है, लड़की ऑप्ट करती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस आपको पता होने चाहिए कि क्या हो सकते हैं। ये नहीं है कि आप 4 साल बाद 5 साल बाद रिश्ते में कह रही हैं मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाएंगे, 376 का केस लगाएंगे या रेप का केस बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बन सकता, पहली बात। दूसरा, आपको आपकी चॉइस के पार्टनर के संग रहने का, आपकी अपनी चॉइस के पार्टनर के संग जो भी आप आगे अपना जीवन डिसाइड करना चाहते हैं उसका अधिकार है। इसके ऊपर आपको कानून में पूरा प्रोटेक्शन प्राप्त है। किसी भी रूप में आप 2 एडल्ट्स को, मोरालिटी को कभी भी कोर्ट गवर्न नहीं करता है, हमेशा इलीगैलिटी को कोर्ट गवर्न करता है। जहाँ विधि है वहाँ न्याय है, जहाँ विधि है और मानसिकता के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, न्याय शास्त्र का एक बड़ा साधारण सिद्धांत है। न्याय, हम लोग आज बहुत सहज भाषा में बात कर रहे हैं। अभी क्या होता है, लड़का लड़की जाते हैं और 2 लड़के लड़की होटल में पकड़ जाते हैं। जब होटल पकड़ जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई मेरे पापा को फ़ोन मत लगाना। क्यों मत लगाना भाई पापा को फ़ोन? क्योंकि ये कम्युनिकेशन गैप है, ये सोसाइटी के बैरियर्स हैं। अगर आप कहते हैं कोई अपराध, हम अपने पसंद के पार्टनर से मिलते हैं, 17 साल का लड़का है 18 साल की लड़की से मिलता है, 18 साल का लड़का है 19 साल की लड़की से मिलता है, बात करता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है, एजुकेशन रिलेशनशिप डेवलप करता है, कहते हैं बियॉन्ड उसके भी जाता है अगर वो, राइट। शादी करने की डेट है 18 और 21 साल। प्यार करने की कोई एज अभी डिसाइडेड नहीं है किसी भी लॉ में कि हम इस साल से पहले प्यार नहीं करेंगे। अपना कैरियर बनाइए, अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आपके डिवोर्स का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है, आपकी किसी पार्टनर से नहीं बनती है, आप सीधे कहिए मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूँ, अलग होना चाहता हूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो भी है आप मेंटेनेंस के रूप में उसको देते हैं, उसकी लाइफ प्रोटेक्शन के रूप में देते हैं, आप उसको दीजिए। ये नहीं है कि आप छोड़ के चले गए। ओके, ठीक है। लेकिन कोई किसी के साथ रिलेशन में रहता है, 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा और 3 साल बाद उसने उसको छोड़ दिया, तो जिसको छोड़ा वो कुछ क्लेम कर सकता है? देखिए घनश्याम जी, किसने किसको छोड़ा ये इम्पैक्ट करता है। अगर लड़की ने लड़के को छोड़ा तो लड़का कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है। लड़का कैसे क्लेम करेगा कि मेंटेनेंस तो हमें लाइक के तुमने मुझे छोड़ दिया। लड़के ने लड़की को छोड़ा पर वो डिक्लेयर्ड लिव इन रिलेशनशिप नहीं था, दे आर लिविंग लाइक ए लिव इन रिलेशनशिप। आप उसमें मेंटेनेंस क्लेम करेंगे कब? जब आपके पास लगता है वो मीन्स नहीं है। मीन्स नहीं होना मतलब आपकी तनख्वाह 8,000 रुपये है, लड़के की तनख्वाह 20,000 रुपये है, तो आपको लगता है कि भाई या आपकी तनख्वाह ही नहीं थी, आप एक सिंपल लड़की थी और वो लड़का कुछ पैसे कमाता था, तो आप उससे मेंटेनेंस कह सकती हैं। परंतु उसको अब लिव इन रिलेशन जैसे उत्तराखंड में मान्य है, कई जगह मान्यता उसको प्राप्त है, उसके कई पैरामीटर्स हैं जिसको कोर्ट एग्जामिन करता है। अगर वो पैरामीटर्स में नहीं आ रहा है तो उसमें क्लेम करना बहुत मुश्किल होता है और मिलना भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इमोशंस का क्या? देखिए, भारतीय अभी विधि बहुत विकसित हो गई है।
अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक नया जजमेंट आया, वो बड़ा रिसेंटली मैं पढ़ रहा था उस जजमेंट को। मैं उसी पर आना चाहता था। हाँ, बड़े रिसेंटली मैं उस जजमेंट को पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद भारत में अभी न्याय व्यवस्था बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। हमारी कोर्ट्स में मुकदमे ओवरफ्लडेड है, अच्छा, डिसीजन मिलने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है। अब ये जो मुकदमे आते हैं कि मेरा कोई अधिकार था और मुझे अधिकार नहीं मिला, अधिकार जहाँ अधिकार है वहाँ निश्चित रूप से रेमेडी भी है, वहाँ लॉ भी है, और लॉ के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है। अगर वो विधि, अब आप कह रहे हो वो आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस में नहीं थी, अब वो नई विधियों में थी, परंतु लॉ ऑफ टॉर्ट भी तो था भारत में, अपकृत्य का नियम भी तो था, और वो है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप जाते हैं और लॉ ऑफ टॉर्ट में आप ये कहते हैं कि मेरा ये अधिकार था, मेरा ये अधिकार का हनन हुआ है, अब मुझे रिलीफ दीजिए। तो हर उस अधिकार का जिसका हनन हुआ है, मैं आज बहुत सिंपल भाषा में एक बात बताता हूँ, आपको लगे कि मेरा अधिकार का हनन हो चुका है, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो निश्चित रूप से सिविल न्यायालय में जाइए। अगर वो हनन हुआ है, मतलब उसका नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई होगी। अब कितनी भरपाई होगी, ये पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्तित्व के बीच की जो दूरी है उसको मिटाने की कोशिश की जाएगी। परंतु भारतीय समाज के ऊपर जहां हम आज इमोशंस की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, हम न्यायालय की बात करते हैं, हम पुलिस की बात करते हैं, हम आपसी सामंजस्य की जो बात करते हैं, इन सब के बीच में कुछ चीज़ों के पैरामीटर्स हमें देखिए। क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, हाँ गलत है, या सही है? अगर गलत है, निश्चित रूप से आप मोरालिटी से कवर्ड होंगे, लॉ से कवर्ड नहीं होंगे। अगर मोरालिटी को लॉ कंट्रोल नहीं करती है, लॉ को मोरालिटी कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि हर चीज़ को हम लॉ से नहीं बांध सकते। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल आपको घनश्याम जी देते हैं। भारत में दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं, पर एक ऐसी प्रथा है भारत के अंदर कि बिना दहेज की कोई शादी होती ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से होती हैं शादियाँ। हर व्यक्ति दहेज देता नहीं है, हर व्यक्ति दहेज लेता नहीं है, पर एक कस्टम है कि हम अपनी, मेरी बेटी जा रही है तो जो अच्छी से अच्छा होगा हम करेंगे। ठीक है, कोई शिकायत होती है? कभी नहीं होती। शिकायत कब होती है? जब रिश्ता टूटता है। तो 10 लाख की शादी में 1 करोड़ का भी डिमांड्स होती हैं, और 1 करोड़ की शादी में लोग बिना पैसे लिए भी शादी छोड़ देते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी अच्छी है, हमें शांति चाहिए। तो ये पारिवारिक रिश्तों में और पारिवारिक समझदारी के ऊपर डिपेंडेंट चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें एक बात और है घनश्याम जी, जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज आप बहुत मेरे प्रिय विषय, मेरा ये जो वैवाहिक मामले हैं, ये भी मेरा बड़ा प्रिय विषय है, और मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई तरह के क्लाइंट से डीलिंग करता हूँ। तो मुझे ये लगता है जीवन में कि बहुत सी चीज़ें जो भारत के मुख्य न्यायाधिपति, भारत सरकार की इस समय मध्यस्थता के प्रति बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनको मध्यस्थता के माध्यम से ना कोर्ट जाए ना पुलिस पे जाए, निपटाए जा सकते हैं, जहां ईगो क्लैश करता है और ईगो में चीज़ें होती हैं, और जीवन का बहुत प्रीशियस टाइम, जो प्रीशियस टाइम में लेट मैरिजेस हो रही हैं, फिर आप लंबे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जा रहे हैं, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल डिस्प्यूट्स में जा रहे हैं, उसके बाद एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स आपको जीरो हो रहे हैं, या सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर थोड़े से ईगो कंट्रोल करें और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको रहना है वो रहेगा घनश्याम जी, उसमें हम रोक नहीं सकते। लेकिन शादी में एक पार्टनर तलाक चाहता है, दूसरा नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, उसके बीच में तो फिर बहुत है, कंटेस्टेड डिवोर्स आपको फाइल करना पड़ेगा। जो आपके जहाँ रहते हैं उसमें जुडिक्शंस हैं, उन जुडिक्शन के विषय पे लंबी प्रक्रिया है। परंतु अगर जो पार्टनर डिवोर्स चाहता है और उसके डिवोर्स के ग्राउंड बहुत वैलिड है अगर, तो वो अपने सिविल न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में वहाँ जाके, फैमिली कोर्ट वहाँ का जो भी होगा उसमें जाके अपना तलाक का मुकदमा दायर करे। तलाक के मुकदमे को डालने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि आप तलाक चाहते हैं, उसमें जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वो ग्राउंड्स ठीक है। अगर उसके आधार पे आपको तलाक मिलता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो अब जो उसका उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आप अपील करें, और उसके बाद वो न्याय की डिग्री फाइनल होगी। परंतु सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से लिया गया तलाक। उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और बहुत सहजता से आपके जीवन में सरलता के साथ शांति की स्थापना हो जाती है। तो लेकिन शशांक भाई, ऐसे कौन कौन सी स्थितियां, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब इस तरह के रिश्तों में डिस्प्यूट के बाद एलिमनी तय की जाती है? देखिए, इसमें भी दोनों ही बातें हैं। अगर हम आपसी सहमति की बात करते हैं तो आपसी सहमति से तो जो हमने पारिवारिक स्थिति है, हमें पता है हम क्या दे सकते हैं, सामने वाले को पता है उसे क्या मिल सकता है, तो उसके बीच में हम लोग अपनी बातचीत करें और सहजता से अपने जो मेंटेनेंस है, जो फाइनल पेमेंट्स हैं, जो फाइनल सेटलमेंट है, वो डिसाइड करें। अदरवाइज जो सेकंड पॉइंट आता है, अगर आप बहुत गूढ़ता से बात कर रहे हैं और निष्पक्षता से बात कर रहे हैं, तो घनश्याम जी, हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। हम जब शादी करते हैं, शादी के समय सिंपल सवाल करिए,
हमने जो दिया उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, ओके। उसके बिल लगा लीजिए। आप कह रहे हैं भाई अब हमारा रिश्ता नया है तो हम क्यों कहें कि भाई हमें शादी में बिल चाहिए हर चीज़ के, या हम कैश क्यों दे रहे हैं, किस बात के लिए महंगी महंगी चीज़ें दे रहे हैं। उस समय एक अपनी, क्योंकि वो न्याय में लिखा हुआ है कि आप जो भी डाबरी आइटम्स देंगे, गिफ्ट आइटम्स देंगे, उनकी लिस्ट बनाइए। आपने वो लिस्ट, वो सामान कहाँ से परचेज किया है, कैसे किया है, उसके बिल्स लीजिए, उस बिल को एनेक्स करिए। थर्ड, लड़के और लड़की की आर्थिक स्थिति क्या है। लड़का 1 लाख रुपए कमाता है, लड़की 30,000 कमाती है, लड़की 1 लाख कमाती है, लड़का 30,000 कमाता है, या लड़का 0 कमाता है, लड़की 1 लाख कमाती है। इन तीनों स्थितियों को देख लीजिए कि कौन कितना कमाता है, और कितना कमाने के हिसाब से एक एवरेज ये है कि जो अगर हम 1 लाख रुपए कमाते हैं तो ये मान के चलो लड़की हम कुछ नहीं कमाती है तो लगभग 30% के या 35% के आसपास, क्योंकि हमारे खुद के भी खर्चे होते हैं, और उन खर्चों को मिक्स करके 30% के आसपास मेंटेनेंस की बात आने की संभावना बनती है। जो कोर्ट उसकी, क्योंकि कोर्ट की स्थिति क्या है, कोर्ट ये चाहती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ की जो आर्थिक स्थिति थी वो समानता के स्तर पे आ जाए, कोई नीचे स्तर को ना बिलोंग करे। लड़की मान लो बहुत नीचे स्तर पे कार्य कर रही है, नहीं अपने आप को सर्वाइव कर पा रही है, पत्नी हमारी शादी करके आई है, पूरा परिवार छोड़ के आई है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको उस स्थिति में जो सर्वोच्च नहीं, जो सर्वोत्तम नहीं, जो हम और दो डिसाइड कर सकते हैं फाइनली, कोर्ट वो पैसा वो मेंटेनेंस के रूप में, मेंटेनेंस कोई भीख नहीं है, मेंटेनेंस एक अधिकार है। उस अधिकार को मांगना या लेने में हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। लड़के का ये दायित्व है कि तुम शादी करके आए थे, शादी निभाओ। अगर शादी नहीं निभा पा रहे हो तो कम से कम पत्नी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उस अधिकार के लिए जो उसको मिलना चाहिए वो प्रदान करो। ठीक है, लेकिन ये अधिकार की बात सिर्फ पत्नी के लिए है। ये एलिमनी क्या पति नहीं मांग सकता? अगर पत्नी की सैलरी ज्यादा है, एलिमनी पति को नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। अगर पति मिलती नहीं है? हाँ मिलती है। मैं एक बड़ा क्लासिक केस है, और मैं उस केस के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट वो मेरी लाइफ का एक बड़ा क्लासिक केसों में से एक केस था। हस्बैंड वाइफ दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़े, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी तो हो सकता है जो सबसे बेहतरीन हो दुनिया की, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों में दोनों बहुत सीनियर पोजीशन पे काम करते थे। ठीक है। कुछ डिस्प्यूट्स हुए, डिस्प्यूट्स होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम तो काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमें पैसे देने पड़ेंगे। मेरा पैकेज आज कई 100 करोड़ रुपए में था। उसने कहा मैं पैकेज हम देना ही नहीं चाहते, नौकरी छोड़ दी हस्बैंड ने। पत्नी ने कहा हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, पत्नी ने नौकरी नहीं छोड़ी। एंड ऑफ द डे कोर्ट ने पति को मेंटेनेंस दिया, और वो मेंटेनेंस का अमाउंट इतना कम था और इतना कम था कि अब वो लेने में भी शर्म आती थी, पर पति ने वो मेंटेनेंस अमाउंट स्वीकार किया। वो कुछ हज़ार रुपए था, वो मैं एग्जैक्ट कोट नहीं करना चाहता कितना था, कुछ हज़ार रुपए था। तो कुछ हज़ार रुपए में उससे 4,000 रुपए और 3,000 रुपए वो था। उसने कहा 3,000 रुपए में इस मेट्रो सिटी में कैसे रहूंगा। उसने कहा तुम्हारी चॉइस है। जज ने कहा भाई तुम पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे वेल सेटल्ड हो, तुमने मेंटेनेंस मांगा हमने दे दिया, पत्नी से सैलरी से मांग रहे हो, इतनी बड़ी जॉब करना चाहते, जॉब क्यों नहीं करते हो? कह रहे मैं जॉब, क्योंकि इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन क्या था कि मुझे पत्नी को परेशान करना है। अब परेशान करना है और कोर्ट देख रही है तुम परेशान करने के वाले, तुम अगर कैम्ब्रिज से तुम पोस्ट डॉक्टरेट कर रखी है, कैम्ब्रिज से मास्टर्स कर रखा है, उसके बाद भी अगर तुम परेशान करने की उद्देश्य से नौकरी नहीं करते हो तो वो एक अलग विषय है। पर अगर ऐसी सच में स्थिति है कि आपके पास मींस नहीं है और पत्नी आपकी अच्छा कमाती है, तो निश्चित रूप से आपको एक सम्मानजनक मेंटेनेंस आपको भी मिलेगा। तो पति को भी एलिमनी मिल सकती है? मिल सकती है, सकने वाला है कोई विषय नहीं है। मिलेगी। अच्छा, मिलेगी। ठीक है, लेकिन पत्नी को बार बार उसके कपड़ों के लिए, उसके खाने के लिए या उसके चरित्र को लेकर सवाल उठाए जाने पर क्या ये एक बड़ा ग्राउंड हो सकता है कानूनी तौर पे कार्रवाई के लिए पति के ऊपर? ये बहुत बड़ा ग्राउंड हो सकता है घनश्याम जी। भारत में स्वतंत्रता से रहने का अधिकार और सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। देखिए 2 अधिकार है, एक हमारे मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, दूसरे हमारे लीगल राइट्स हैं, कानूनी अधिकार है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हमारा स्वतंत्रता से रहने का अधिकार, सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार। तो सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार, इसीलिए आप देखिए ना, आपका फाइनेंस हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपकी भगवान हो, आपकी पूजा हो, इसमें धर्म, इसमें कभी न्याय कभी हस्तक्षेप नहीं करता। मैं किस भगवान को मानूंगा, मैं किस धर्म की लड़की से शादी करूंगा, मैं कौन सा जॉब करूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, ये स्वतंत्रता के बाद की जो हमारी सबसे बड़ी विजय थी वो यही तो है। अब उसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई आप मेरे क्षेत्र के ऊपर आप दाग लगाते हैं, आप मुझे आक्षेप करते हैं, आप मुझे गालियां देते हैं, आप मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। आपको मैं ये बात जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, अगर लड़की इस बात के ऊपर आती है और इस तरह के घर में प्रताड़ना की जाती है तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। उसकी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारा समय और ये सरकार
मैं इस सरकार को इसलिए कह रहा हूँ कि इस सरकार ने इस 200 साल की सबसे बड़ी विधि को इस देश में इम्प्लीमेंट किया है और उसमें महिलाओं के अधिकारों को सर्वोच्च स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आज लड़की के प्रति, महिला के प्रति, बच्ची के प्रति किए गए अपराध अक्षम्य हो गए और कोर्ट ने उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, पॉस्को कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, आप ये देखिए ना, वो कोर्ट्स का क्लासिफिकेशन ही डिफरेंट हो गया है कि उनको एक फास्ट ट्रैक पे न्याय मिल सके। पुलिस के लिए महिला पुलिस थाना, मेडिएशन सेल्स हर स्तर पे, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पे होगा। तो सिर्फ आपको एक शिकायत दीजिए और शिकायत देने के बाद फिर देखिए जितनी गलतियां की हैं वो आपसे 10 बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी मांगेंगे, जेल जाएंगे और जेल जाने के बाद उससे बड़े बड़े परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये बात निर्धारित कर लीजिए, अगर शादी की है तो प्रेम से निभाइए, नहीं प्रेम से निभाना है तो सम्मान से, आपसी सहमति से अलग हो जाइए। अगर ये 2 चीज़ें आप नहीं करते हैं तो फिर जो कानूनी व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था है, वो बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय है। कहीं भी उसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे अन्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पत्नी को लेके तो आपने बता दिया, लेकिन हमेशा पत्नी की शिकायत दहेज को लेके, मारपीट को लेके सही हो ऐसा नहीं होता है, आप खुद जानते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ है और गलत आरोप एक पति पे, एक युवक पे लगा दिए गए, अब वो क्या करेगा? घनश्याम जी, ये उससे भी अच्छा विषय है और इस विषय को भी बड़ा गहनता से समझना होगा क्योंकि हम लोग दोनों तरह के मुकदमे करते हैं। एक कॉमन FIRs होती हैं, कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं, कॉमन डिज़ाइन होता है। जब लड़ाई हो जाती है तो वो 25-30 एलिगेशंस हैं, वो पति के ऊपर लगा दिए जाते हैं। सही बात है। लिव इन में रह रहे हो, लड़ाई हो गई तो आपने उस लड़के के ऊपर 50 एलिगेशन लगा दिए। ठीक है, ये हमेशा सच हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सही बात है। अगर ऐसा सच नहीं है तो एलिगेशन लगा देने से, एक भारतीय न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप सोचिए, जब तक आप साबित नहीं हो जाते तब तक आप अपराधी नहीं है। किसी के ऊपर आपने चीज़ें कर दी। एक बड़ा क्लासिक केस था, आपने पढ़ा था वो देश में, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो नहीं बैटल झेल पाते। उन्होंने एक सम्मानपूर्वक अधिकार था, जब शादी नहीं चली तो अपने पापा को, मम्मी को, भाभी को, चाची को, चाचा को, सबको फंसा दिया। ठीक है, बाद में पता लगता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद की बात ही कुछ और थी, हमें आज फंसा दिया गया। उस समय आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहली बात, सबसे 3 चीज़ें आप जरूर करिए। पहला, आपको इस तरह की कोई आशंका हो, आप एक अच्छे विधिक सलाहकार से जरूर कंसल्ट करिए, पहली बात। दूसरा, हमेशा कोशिश करिए कि मेरे ऊपर इस तरह के आरोप आने की संभावना है, एक अच्छी मध्यस्थता के माध्यम से, वो चाहे पुलिस सेल में हो, चाहे प्राइवेट कोर्ट्स के अंदर हो, उनको मध्यस्थता को ऑप्ट करिए और दोनों लोगों से बात को सुलझाने की कोशिश करिए। अगर दोनों चीज़ें नहीं कार्य कर रही हैं, तीसरी चीज़ है, आप मेरे ऊपर 100 आरोप लगाइए। आरोप जब तक आपके साबित करने के लिए भी तो आपको साक्ष्य चाहिए होंगे। अगर कोई साक्ष्य नहीं है, आपने कहा मैंने 1 करोड़ रुपए दहेज लिया था, आपके ऊपर कोई साक्ष्य नहीं है, मैंने 1 करोड़ रुपए दहेज लिया, कि ना आपके पास बिल है, ना आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, ना आपके पास खुद का ITR है, मैंने आपको बहुत मारा था, ना आपके पास कोई वीडियो है, ना आपके पास कोई एविडेंस देने वाले हैं, तो इन सारे मुकदमों में पति की रिहाई, परिवार की रिहाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होती है। तीसरी बात, हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लोग जाते हैं, क्वेश्चन होती है हाई कोर्ट के अंदर, आप बिल्कुल भी घबराएं। अब क्या एक नई व्यवस्था और है कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं हो सकता, इस तरह के मामलों में अरेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बहुत बड़ी बात कही है कि सबसे पहले आप कोशिश करिए कि हम अच्छे विधिक सलाहकार से डिस्कस कर लें, जिससे कि आपको अरेस्ट का भय खत्म हो जाए, आपको आपके कानूनी अधिकार पता लग जाए, आपको झूठे मुकदमे फंसाया गया है। अब उसके बाद एक अल्टरनेटिव रेमेडीज भी है उसमें, राइट, कि आप भी पत्नी के ऊपर, पत्नी के परिवार के ऊपर, एक जो लोग बहुत कम करते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मेरे ऊपर केस क्या किया कि भाई मैंने दहेज लिया था, ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया, मैं उसको कोर्ट में लड़ूंगा। मैं एक केस आपके ऊपर भी करूंगा, क्या, कि आपने दहेज दिया था, दहेज देने का भी तो केस, आपने भी तो अपराध किया है। अच्छा, अगर दहेज देने का अपराध आपने किया है, पॉइंट 1, दहेज देने वाले पर भी केस हो सकता है। केस हो सकता है और जवाब देना भारी पड़ेगा। अच्छा घनश्याम जी, बहुत भारी पड़ेगा। तुमने दहेज दिया क्यों? पॉइंट 1। दूसरी बड़ी बात समझिए, आपने दहेज दिया और मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, मैं 50 लाख रुपए की डिमांड करता हूं और मैं एक होंडा सिटी मांगना चाहता हूं, या मैंने 50 लाख रुपए शादी में दिए थे। तुम करते हो छोटी नौकरी और तुमने 50 लाख रुपए कहां से दिए थे भाई? तुमने खर्चा कैसे किया था वो भी तो बताओगे। तुमने कहीं टैक्स में डिक्लेयर किया है? इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अच्छे विधिक सलाहकार के पास जाएंगे तो आपके हर सवाल का जो जवाब है, मारा 4 साल पहले था,
शिकायत कर रहे हो 5 साल बाद, क्यों? तुरंत आज मारा था तो अभी 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं की? पुलिस की कॉल नहीं है, दहेज के पास जवाब नहीं है, मेंटेनेंस तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति है नहीं। केवल मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरी माँ बाप रहते हैं लखनऊ में और उनके परिवार वाले रहते हैं अहमदाबाद में। आपने सबको फंसा दिया, वो कभी मेरे घर नहीं आए। फ़ोन की लोकेशंस, फ़ोन के कम्युनिकेशंस, आपका कम्युनिकेशन सब इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हर सोसाइटी में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो उसके अधिकारों के साथ उसके अन्याय को साबित करना बहुत सरल है। अगर इस तरह से कोई लड़की, कोई उसका परिवार इस में घटना में शामिल होता है या शामिल किया जाता है, तो एक तो उसके अगेंस्ट मुकदमा होगा, दूसरा आप मुकदमा करेंगे किसका कि भाई जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए वो आरोप साबित नहीं हुए, तो न्याय प्रक्रिया में उल्टा मुकदमा होगा कि आप मेरे 10 साल खराब किए, डैमेजेस दीजिए। थर्ड, आपके परिवार को झूठे रूप से अगर वो शामिल करके कुछ करते हैं तो आप डिफेमेशन का मुकदमा उनके ऊपर दाखिल करेंगे कि आप हमें डिफेमेशन करेंगे, आपने मुझे प्रताड़ित किया, आपने मेरी बेइज्जती की है। बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है। आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ। आज जो रिश्ते टूट रहे हैं और रिश्तों में दरारें आ रही हैं, मैंने कई रिश्तों में देखा है दरार आने का सिर्फ एक कारण हो गया है, शादी या लिव इन रिलेशनशिप या अफेयर्स, दोनों साइड से, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी, सिर्फ एक टारगेटेड हो गए। उस टारगेट पे सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है, क्या? पैसा, मनी। क्यों? अगर हम अच्छी लड़की से शादी कर लेते हैं तो मुझे बहुत सारा दहेज नहीं मिलेगा, चीज़ें बाद में मिल जाएंगी। बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल लड़के से शादी कर लेते हैं तो मेरा कैरियर बन जाएगा। एज बैरियर ख़त्म हो गए, कास्ट सिस्टम को भी ख़त्म कर रहे हैं हम। थर्ड, अपने अधिकारों के प्रति अधिकार कब जागृत होते हैं? जब रिश्ते से वो चीज़ जा रही होती है। अगर रिश्ते में वो चीज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। देने में हर आदमी एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे दो। जब लेने का नंबर आता है, देने का नंबर आता है तो बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। आज आपको ये बात समझना है, समाज को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस रिश्ते को ऑप्ट कर रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है, और क्या सारे अधिकारों का हनन, सारे अधिकार ख़त्म होने के बाद हर बार पूरा जीवन हम कोर्ट में बिताएंगे? हमारे सहयोगी कौन है? परिवार में 2 लोग हैं, माँ पिता और बच्चा, या माँ पिता और 2 लोग। कोई आपको गाइड करने की पोजीशन में नहीं है। हर आदमी कह रहा है कोर्ट में जाओ, हर आदमी कह रहा है पुलिस के पास जाओ, हर आदमी कह रहा है काउंसलर के पास जाओ, हर आदमी कह रहा है केवल इसके ऊपर अब इसको बर्बाद करना है। तो बर्बाद करना रेमेडी है, उस बर्बाद करने में आप भी बर्बाद होते हो, आपका भी टाइम लगता है, आप भी कोर्ट जाते हो, आप भी पुलिस की अथॉरिटीज़ को देखते हो। मेरी एक बहुत बेसिक सलाह ये है, अगर कहीं भी सहजता से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, निश्चित रूप से कानूनी अधिकारों का हनन हुआ है, आपको इस क्षेत्र में जाने के बाद, इस क्षेत्र का मतलब हो गया जहां व्यवहारिक ज्ञान से ज़्यादा कानूनी ज्ञान की अड़चन नहीं है। अड़चनें कहाँ होती हैं घनश्याम जी? मैं अगर दुनिया की सर्वोच्च व्यवस्थाओं में किसी व्यवस्था की बात करता हूं तो भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया की सर्वोच्च व्यवस्था है। क्यों? आप फैमिली कोर्ट लोग नहीं गए, मैं चाहता हूँ, देखता हूँ फैमिली कोर्ट। अब आप देखिएगा कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर न्यायालय में फैमिली कोर्ट जो भी होगी उसका कॉम्प्लेक्स ही अलग होगा, उसकी एंट्री अलग होगी, उसमें एक बच्चे का छोटा कमरा होगा, कोर्ट का एम्बियंस दूसरा होगा, कुछ पोस्टर्स लगे होंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोर्ट आपको एक अपनापन महसूस कराए। माँ ये नहीं क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, केवल रॉबरर्स हैं, ऐसा नहीं है, राइट? और एक सहजता के माहौल में बात कर सके, ठीक है? हमें हर वाद को मतलब केस को ख़त्म करने का सबसे सहज तरीका क्या है? संवाद। अगर संवाद से वो मामला हमारा समाप्त होता है तो निश्चित रूप से लिटिगेशन भी कम होगी, हमारे मन में शांति आएगी, और एक जो अंदर भारीपन है आपके, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है उसको ख़त्म करना। एक चीज़ और घनश्याम जी, क्या हम उस देश के न्याय, उस व्यवस्था के प्रति बढ़ रहे हैं जहां हमारा सिर्फ उद्देश्य पैसा हो गया है? रिश्तों में कोई रिश्ते को बनाना और रिश्ते को चलाना एक निश्चित रूप से गौरव की बात होती है, और आपने क्या किया? रिश्ते को तोड़ना शुरू कर दिया। किस आधार पे? भावनात्मक बंधन के आधार पे। किस आधार पे? अपनी सफलता के आधार पे। हमने स्त्री को हमेशा कमज़ोर माना। ये कितनी गलत बात है। जहाँ भगवान शिव के साथ शक्ति का वास होता है, जहाँ शक्ति इस देश की, अगर एक अर्धांगिनी, एक गर्लफ्रेंड, हम दोनों कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग आपके अर्धांगिनी पे फोकस कर रहे हैं, एक लड़की बनाने पे अगर आ जाए तो वो एक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है इसका अंदाज नहीं है, और बर्बाद करने पे आ जाए तो किस लेवल पे बर्बाद कर सकती है, तो चंडी दुर्गा और के रूप में आप देखिए कि बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर देती है। और इस व्यवस्था को इस नई कानून के अंतर्गत सर्वोच्चता की तरफ रखा गया है। भारत स्त्री प्रधान देश है,
और स्त्रियों की सुरक्षा, सम्मान और उनका अपनापन इस देश ने ठीक है। स्वीकार किया है। ठीक है, समय कम है लेकिन सवाल बहुत हैं, तो हम छोटे छोटे जवाब और छोटे छोटे सवाल करेंगे। बिल्कुल। सर, बिना सात फेरे लिए अगर कोई लड़का किसी की मांग भर देता है तो क्या वो शादी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। शादी का एक कॉन्सेप्ट है। अगर शादी है, देखिए पहली बात तो अभी समझिए 7 फेरे लेना शादी नहीं है। दूसरा, हर धर्म की शादी अलग है, हिंदू की, मुस्लिम की, क्रिश्चियन की, जैन की, हर शादी की अलग है। उस कॉन्सेप्ट की अगर वो शादी का पूरे कस्टम्स नहीं फॉलो किए हैं तो वो शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मांग भर देना, फोटो खिंचा लेना, बाहर मंदिर में शादी कर लेना, रजिस्टर्ड नहीं करवाना, ये सब शादियों की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए और झूठी शादियों से बचना चाहिए। ठीक है, शादी के कितने साल बाद या कितने महीने बाद एलिमनी की डिमांड की जा सकती है अगर संबंध विच्छेद हो रहा है? सेकंड है, आज शादी हो रही है, अगले घंटे संपन्न विच्छेद हो रहा है तो एलिमनी की डिमांड की जा सकती है। शादी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन शादी भारत में हुई लेकिन हम तलाक बाहर से देते हैं, क्या वो तलाक भारत में मान्य होगा? पूरी दुनिया में कहीं भी आप शादी करते हैं और कहीं भी तलाक लेते हैं, अगर वो प्रॉपर कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो वो भारत में मान्य होता है, चाहे भारत में दिया गया हो चाहे बाहर दिया गया हो। परंतु इस तरह के मामले अब देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग शादी करके विदेश में चले जाते हैं या विदेश में यहाँ से शादी करके विदेश में शादी करके भारत में आते हैं, क्योंकि विदेशों में क्या है, तलाक की प्रक्रिया बड़ी सहज और सरल है। भारत में प्रक्रिया पेचीदगी भरी नहीं है। भारत में हमेशा प्रक्रिया स्त्री प्रधान है और स्त्री को न्याय मिले इस दिशा में कार्य करती है, तो उसमें समय लगता है। विदेशों में क्या है, स्त्री पुरुष नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है, लेकिन बिना शादी किए कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो बच्चा कॉम्पनसेशन का अधिकार हासिल कर सकता है या किसी तरह का कानूनी हक? देखिए घनश्याम जी, आज अगर कोई 2 लोगों से कोई बच्चा पैदा होता है, राइट, हस्बैंड वाइफ हैं, लिव इन पार्टनरशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और वो अगर बच्चा है तो उसको पूरे वो अधिकार मिलेंगे। अगर वो सेकंड वाइफ से भी होता है तो भी बच्चे के अधिकार मिलेंगे। बच्चों के अधिकारों को आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बच्चा हमारी कंसेंट से हुआ था, नहीं बिना कंसेंट के हुआ था तो भी बच्चा हुआ था। बच्चे को अधिकार है, वो अधिकार अपने क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माता पिता की संपत्ति की। अक्सर माता पिता अपनी एक एज में आके बच्चों के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर देते हैं, उसके कई डिमेरिट्स उन्हें बाद में झेलने पड़ते हैं। कोई भी माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी अगर बच्चों के नाम कर रहे हैं तो वो किन बातों को ध्यान रखें जिससे उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे? घनश्याम जी, एक देखिए बड़ा मैं क्लासिक केस था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं करता हूँ, बट मैं पेपरों में पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। जो आज देश में सबसे बड़ी संपत्ति की लड़ाई हो रही है इस टाइम, बहुत रिसेंट बात करते हैं, पुरानी हम बात नहीं करेंगे। तो संजय कपूर का केस चल रहा है। संजय कपूर में एक सबसे बड़ी गलती उसने जो की है अपनी लाइफ में, उसने बिल नहीं लिखी। अगर वो बिल लिखी होती तो उसको पता होता कि हमारे परिवार में हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर मैं आज 40 साल का हूँ या 50 साल का हूँ या 60 साल का हूँ तो हम 60 साल प्लस जिएंगे, 70 साल, तो बिल नहीं लिखते हैं। सबसे पहला काम, आप जिस उम्र में हैं उसमें एक बिल जरूर लिखिए। बिल डिसाइड कर दीजिए कि मेरा पत्नी को, मेरे माता पिता को, मेरे बच्चों को, या माता पिता हैं तो मेरे बच्चों को ये मिलेगा, जिससे कि आप बिल चेंज करते रहिए। 5-5 साल में बिल चेंज करिए, पर बिल जरूर लिखिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने लिए, क्योंकि आज जो प्रमुखता के जो पूरे इस पॉडकास्ट में लगातार पैसा पैसा और पैसे की बात हो रही है, तो उस पॉडकास्ट को समझने के लिए सबसे अहम ये है कि अपने जीवन में कलयुग में क्या प्रधान है। धर्म प्रधान है, कार्य प्रधान है, शिक्षा प्रधान है, नहीं, अर्थ प्रधान है। आपके पास अर्थ है तो आप सुरक्षित हैं। तो बेटे को भी दीजिए, बहू को भी दीजिए, भाई को भी दीजिए, पर कुछ एक ऐसा पैसा, इतना रुपया, इतनी प्रॉपर्टी अपने पास रखिए कि अगर आपके संग कोई भी नहीं है तो भी मेरा जीवन चलता रहे। अगर वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इस बात की कैसे गारंटी, अभी मैंने कल एक और केस पढ़ रहा था, वो भी बड़ा क्लासिक है, मल्टीपल क्लासेस केस है। बच्चा फॉरेन में रह रहा है, माता की डेथ हो गई, माता की लाश 8 दिन बाद घर में सड़ती रही, तो बगल में किसी ने आके दरवाज़ा तोड़ के माता की लाश को देखा कि मेरी माँ घर में लाश उसकी सड़ रही, देखने वाला कोई नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब हमारे पास केयर टेकर्स महंगे हो चुके हैं, एक बच्चा बहू है वो बाहर चले गए हैं और बिल लिख दी, आप रोज़ बात भी नहीं होती है, एजिड है और माँ की या मेंटल स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मेरी रिक्वेस्ट इसमें ये है, एक बहुत, हर व्यक्ति को, उम्र चाहे कोई भी हो, उसके पास उसकी बिल होनी चाहिए। और एक नेगेटिव साइड है, दिस इज़ वेरी नेगेटिव, हमें ये मान के चलना चाहिए कि अब इसके बाद हम घर नहीं जाएंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा। भगवान ना करे, अभी 2 एडवोकेट्स थे, एक 48 में उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक हुआ, कोर्ट में देहांत हो गया, दूसरे 65 में देहांत हो गया, तीसरे का कोर्ट में आए, आर्ग्यू किया, बाहर निकले, हार्ट अटैक हुआ और देहांत हो गया। अब वो घर नहीं आ पाए। उनको ये भी नहीं पता था कि मेरे मुकदमों का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, मेरी फीस किससे आएगी। वाइफ को पता नहीं है, बच्चा बाहर है। तो हम ये तो कम से कम कर सकते हैं ना कि एक कागज़ पे 5-7 चीज़ें लिख दें कि भाई ये मेरे 5 पासवर्ड्स हैं, ये मेरी डायरी है,
अगर मुझे कल ये कुछ हो जाए तो इन 2 नंबरों पे फ़ोन कर लेना, जहाँ से तुम्हें एक सहायता मिल जाएगी। और उसके बाद जिस जगह हम लोग बैठे हैं नोएडा के अंदर, या नोएडा के बाद जो मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पूरा जॉब प्रोफाइल ही प्राइवेट है, उस प्राइवेट जॉब में आप क्या करेंगे? आप आज आपने काम बंद किया, कल पैसे मिलना बंद हो गए। कई प्रोफेशन ऐसे, वकालत का प्रोफेशन हो, मेडिकल का प्रोफेशन हो, आप कल काम नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, फीस नहीं मिलेगी। सही बात है। फिर आप क्या करेंगे? बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा? आपके ऊपर कई EMIs हैं। तो मेरा इसमें सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जीवन की जिस उम्र में भी हैं, 20 साल में या 40 साल में, अपना एक कॉर्पस बना लीजिए। दूसरा, अपने परिवार को, अगर आप शादी कर रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं और दोनों चीज़ें अगर आपके पास घर में हैं, तो उनको आर्थिक संपन्नता एक ऐसी कम से कम ना ला पाएँ कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, पर ऐसी जरूर ले आइए कि उनको हैंड टू माउथ ना होना पड़े, और हैंड टू माउथ भी अगर हो जाए ठीक है। तो कम से कम मेरे ऊपर कर्जे तो ना हो। अब मैं कर्जे कहाँ से चुकाऊंगा? फ्लैट की EMI कहाँ से दूंगा? गाड़ी की EMI कहाँ से दूंगा? मोटरसाइकिल की EMI कहाँ से दूंगा? वो कहाँ से दूंगा? तो मेरी ठीक है। रिक्वेस्ट है, इसको डिसाइड करें। ठीक है सर, बिना वसीयत किए, बिना विल किए कोई एक्सपायर हो गया, अब पैतृक संपत्ति बची है, 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो वो कैसे उनमें बटेगी? कौन सा रेशो होगा? देखिए, अगर आपको, इसमें भी एक बात है, हिंदू लॉ में है या हिंदू के किसी और धर्म में, अगर हिंदू लॉ में है तो हमें सक्सेशन जो है, प्रॉपर्टीज, हमें सिविल न्यायालय में एक अपना पार्टीशन का बात, मतलब मुकदमा डालना पड़ेगा। और पार्टीशन का मुकदमा डालने में, डिसाइड होने में एक समय लगता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। उस समय को कट शॉर्ट करने के लिए सबसे अच्छा ये हो सकता है कि दोनों भाई या तीनों भाई या चारों भाई या 2 भाई बहन अपना मिलकर डिसाइड कर लेंगे, पापा की संपत्ति थी ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तुम सारे कैश रख लो, हम मकान रख लेते हैं, तुम गाड़ियाँ रख लो, हम FD रख लेते हैं। Okay. वो सहजता से बात हो सकती है। नहीं हो सकती है तो एक कंबाइंड पार्टीशन का सूट डालेंगे, और 2 भाई हैं तो 50-50 उसमें बटेगी। बिल्कुल क्लियर है, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके। टेक सम टाइम मीन्स सम टाइम, राइट? अधिकार सबका समान होगा? पूरा समान होगा। ओके। अधिकार समान है। अगर कोई चीज बिना वसीयत करे गए हैं तो बहन का अधिकार भी समान है। 2 भाई और 1 बहन है तो बहन को भी पूरा अधिकार मिलेगा। अगर उसके बाद आपकी माता जी भी है तो माता जी को भी 4 लोगों को अधिकार मिलेगा। प्रॉपर्टी 4 लोगों में बटेगी। 4 लोगों में बटेगी तो आपका 25% शेयर, 25% बहन का, 25% भाई का। अब माँ अपना शेयर छोड़ना चाहती है या बहन अपना शेयर छोड़ना चाहती है तो आपको उसका नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। वो नो ऑब्जेक्शन देके वो आपके फेवर में दे रही है कि भाई मैं अपना ऑब्जेक्ट छोड़ रही हूँ और अपना अधिकार भी बड़े भाई को देना चाहती हूँ, छोटे भाई को देना चाहती हूँ, वो उसका डिस्क्रिप्शन। और अगर किसी के फेवर में ना दे, बोले मैं सिर्फ छोड़ना चाहती हूँ, फिर जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसका वो क्या होगा? दोनों में डिवाइड हो जाएगा। जो फैमिली मेंबर्स बचे हैं उनमें डिसाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट टाइम लगता है। पहली बात, प्रक्रिया महंगी है। 3rd, कोर्ट फीस ज़्यादा है। 4th, इस प्रक्रिया को ऑप्ट करने के बाद भी टाइम इसलिए लगता है। मैं आपको एक जीवन का एक बड़ा अच्छी, इसमें भी बड़ी अच्छी बात घनश्याम जी बताता हूँ। आज सच है ये, मैं कभी कभी कहता हूँ अपने जीवन में कि ईश्वर ने कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जो मैं कभी विश्वास नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने जीवन के इनिशियल, मतलब एजेस में, आज के 18, 15, 16 साल पहले मुझे एक केस मिला और उसमें बिल लिख गए थे पिताजी। बिल लिखने के बाद मकान दे गए थे अपने बेटे को, एक को कुछ %, एक को कुछ %। आज भी वो मुकदमा, मतलब 15 साल प्लस हो चुके हैं पिताजी को गए हुए, और वो मुकदमा आज भी चल रहा है। उसमें ये डिसाइड नहीं हो पाया, सब कुछ क्लियर है, ये पोर्शन मिलेगा, ये मकान मिलेगा, ये कोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये कि वो मकान मिले कैसे। और वो भाई जो 50 साल का था आज वो 65 साल का हो गया, जो 60 साल का था वो 75 साल का हो गया, और अभी मुकदमा अंत की तरफ नहीं है। ठीक है, लेकिन शशांक मैं यहाँ समझना चाहता हूँ, जिस मकान पे ये केस चल रहा होता है, जिसपे कोर्ट में मामला चला गया, तो तब तक उस मकान की स्थिति क्या होती है? उसको सील कर दिया जाता है, उस पर स्टे हो जाता है? नहीं। क्या होता है उस पर फिर? देखिए घनश्याम जी, अगर किसी मकान में 2 लोग रह रहे हैं, जैसे मैं मकान में, पापा थे, पापा मेरे साथ रहते थे, और मैं एक मकान में 1st फ्लोर पर रहता था, ग्राउंड फ्लोर मेरा खाली था। ठीक है। ठीक है। दूसरा भाई अमेरिका में रहता था या इलाहाबाद में रहता था। अब वो तो आता नहीं था, नीचे का पापा दोनों मकान हम लोग यूज़ कर रहे थे। पापा ने मकान का ग्राउंड फ्लोर हमें दे दिया और 1st फ्लोर भाई को, 1st फ्लोर प्लस टॉप राइट भाई को दे दिया। अब जब भाई को जो अधिकार दे दिया, पापा का देहांत हो गया, उन्होंने बिल दे दी कि भाई ग्राउंड फ्लोर छोटे भाई का होगा और 1st फ्लोर प्लस रूफ राइट बड़े भाई के होंगे। अब छोटा भाई आया कि भाई पापा ने तो मेरे बिल दी थी और बिल के अधिकार के हिसाब से मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। बड़ा भाई कहेगा ठीक है भाई, बिल के अधिकार से मिलेगी, अब आप ऐसा करिए, आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, एक लेटर कोर्ट से डिक्लेयर करवा दीजिए कि ये अधिकार, बिल जो है बिल को प्रोवेट करवा लीजिए। बिल को आप गए कोर्ट में, दोनों भाइयों ने अपनी कंसेंट दी या नहीं दी। उन्होंने कहा कि जब हम कंसेंट लेने गए तो आपको नए मकान में जो नया हिस्सा डिमार्केट होगा उसमें आपका वाटर मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसकी पार्किंग, उसका कॉमन गेट था, क्योंकि उस समय तो मकान एक ही था, कॉमन गेट था, उसमें एंट्रेंस था,
उसके ऊपर की कंस्ट्रक्शन थे, क्योंकि आज तो हमारे बीच में संबंध खराब हो गए या संबंध है, तो अब ऊपर के ऊपर, क्योंकि रूफ राइट भी हमारे पास है, अब रूफ राइट को कल हमें कंस्ट्रक्ट करवाना है 2nd फ्लोर, तो आप कहेंगे भाई हमें तो बिल्डिंग मेरी 50 साल पुरानी थी या 30 साल पुरानी थी, मुझे कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए पिलर्स भी लगवाने हैं। आप कहोगे भाई पिलर लगवाओ तो लगवाओ, हमसे मतलब क्या है, क्या खर्चा तुम भी बांटो, क्योंकि प्रॉपर्टी के तुम भी करें, हमें तो नहीं लगवाने, और या मेरे पास इतने मीन्स नहीं है, तब आप क्या करोगे? आप तो फिर कोर्ट में जाके इन सब चीज़ों को डिसाइड करवाओगे। अब इन सबको डिसाइड करवाने के बीच में जो टाइम लगेगा, घनश्याम जी, ये बहुत पेचीदगी भरी प्रक्रिया है, और कोर्ट ने इसमें, मैंने क्योंकि ये मुकदमा किया और मैंने अपने जीवन में देखा, जहाँ कोर्ट ने कहा भाई बिल है, फेवर में है, दोनों भाई हो, डिस्प्यूट खत्म कर लो, दूसरे भाई की नियति नहीं है, वो कह रहा नहीं, मुझे मेरा उद्देश्य प्रॉपर्टी लेना नहीं है, प्रॉपर्टी न लेने के लिए इसको परेशान करता रहूंगा, इतना परेशान करूंगा कि ये प्रॉपर्टी छोड़ जाए। अब छोटा भाई कह रहा है भाई एक काम करो, नीचे प्रॉपर्टी 25 लाख की है, ऊपर प्रॉपर्टी आपकी भैया 40 लाख की है, आप मेरी प्रॉपर्टी परचेज कर लो, 25 की जगह मैं आपको 22 में दे रहा हूँ। वो कह रहा वो भी नहीं खरीदेंगे, तो हम कह रहे भाई अपनी प्रॉपर्टी मार्केट कॉस्ट से 10% एक्स्ट्रा में दे दो, वो कह रहा वो भी नहीं देंगे। क्यों? उद्देश्य क्या है? परेशान करना। अब वो जो प्रॉपर्टी मेरी थी, जिसको हम इंजॉय हमें करना चाहिए था और जो हमें मिलनी चाहिए थी, अब वो इंजॉय नहीं कर पा रहे। अब उसका प्रॉब्लम क्या हो रही है? आई एम स्टेइंग इन रेंट, मैं वहाँ रेंट दे रहा हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी पे केस लड़ने के लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप तो टॉप फ्लोर इंजॉय कर रहे हो, अपना अधिकार इंजॉय कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कोर्ट में आके सिर्फ कोर्ट पे केस लड़ रहे हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। परेशान कौन हो रहा है? जिस भाई को नहीं मिला, जो भाई बैठा हुआ है, जो भाई आज रोज आ रहा है। अब वो भाई कह रहा है कि मैंने यार 8 साल तो मुकदमा लड़ लिया, अब मैं क्या करूँ, 10 साल लड़ लिया। तो वो कह रहा है मेरे पापा ने जो दिया था, अब उसके जो बच्चे 15 साल के थे वो 25 साल के हो गए। कह रहा पापा आपने छोड़ा, अब वो प्रॉपर्टी 25 लाख से अब 1 करोड़ की हो गई है। एक काम करते हैं, अब आप छोड़ो, लड़ते रहेंगे 10 साल मुकदमा और लड़ लेंगे, अगर मुझे मिलनी होगी तो पापा कम से कम मेरा एक एसेट है, तो मेरे बच्चों मतलब 3rd जनरेशन को ट्रांसफर होगी। दिस इज रियलिटी। मैं अपने मुकदमों को देख रहा हूँ, और मुकदमों को देखने के बाद तो मैं इसमें सहजता से कहूँगा, इसमें डिस्प्यूट कहाँ है? इस पूरे डिस्प्यूट का समझिए ना, डिस्प्यूट घनश्याम जी है केवल एक इंसान की गंदी मानसिकता का। जो चीज़ एक दिन में रिजॉल्व हो सकती थी, आप मध्यस्थता में जाएं, भैया ये बांट लो, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये चीज़ें हैं, हम सॉल्व करते, शाम को कोर्ट्स पे डिक्री पास करती, आपका 1 हफ्ते में एग्जीक्यूशन हो जाता। आपने उस आदमी को 15 साल परेशान कर दिया, तो कोर्ट तो आपको माफ़ करेगी नहीं, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, और जिस भाई के साथ आपने किया ना ये, वो भाई भी नहीं माफ़ करेगा आपको। क्या परेशान कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भाई या बहन, भाभी, माँ, किसी के साथ भी किया, मतलब किसी के साथ भी किया। तो इस तरह की जो मानसिकता का परिवार है, वो परिवार अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये कॉमन इंटेंशन के साथ परेशान किया जा रहा है। ठीक है। कई सारी बातें हमें पूछनी थी, सारी चीजें आपने खुद ही मुझे सारी बातें बता दी। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने आपका पैसा उधार लिया हुआ है और वो वापस नहीं कर रहा है, फोन भी कर रहे हैं तभी भी फोन नहीं उठा रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं कानूनी तौर पे? घनश्याम जी, ये भी बड़ा अच्छा चर्चित विषय है और सबके साथ होता है देश के अंदर। मैं इसमें, अब मुझे भी बड़ा जीवन का अनुभव आया, और मेरी घर में जब बात लगातार हुई, सबसे सहज तरीका दुनिया में ये है, कृपया करके किसी को पैसा मत दीजिए। अगर आपको मित्रता रखनी है, ये मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है, बिल्कुल पैसे उधार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो आप इनिशियल स्टेज पे मना कर देते हैं, वो आपकी दोस्ती को बचा लेता है। आप पैसे दे देते हैं, दोस्ती भी चली जाती है और पैसा भी चला जाता है। तीसरी बात, अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो बिल्कुल सहजता से बात करिए कि भैया तुम्हें हमें 10,000 रुपये चाहिए, कम से कम 10,000 रुपये की चेक हमें आज दे जाओ, जिससे कि हम उसको कल रिडीम करा सकें, अपने चेक कैश करा सकें। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आप चेक भी दोगे और लिख के भी दे दोगे। आप, क्योंकि होता क्या है, आप बाद में आदमी फ़ोन नहीं उठाता है, जब पैसे लेने आता है तो आज ही पैसे चाहिए, और जब पैसे मांगने जाओ तो आपको भिखारी की तरह रोज़ शाम को फ़ोन करो, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, वो रिप्लाई करना बंद, फ़ोन करना बंद, और रोज़ बहाने बनाना बंद। तीसरा, अगर उसने पैसे दिए भी, 1 महीने के पैसे लिए थे, 1 साल में पैसे दिए, या पैसे को तोड़ के 1,000 करके, तो पैसे की आत्मा मर गई। पैसे की आत्मा, इकट्ठे पैसे के कानूनी विकल्प क्या है शशांक जी? कानूनी विकल्प घनश्याम जी बहुत साफ है इसमें। अगर किसी को आपने उधार दिया है और उधार आपने एक पर्पस के साथ दिया है, ठीक है, तो मान्यता है। अगर आपने सिर्फ मौखिक रूप से किसी को उधार दिया था, कैश में उधार दिया था, उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल है। डूब गए पैसे। ठीक है, बिल्कुल डूब गए। अगर सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कोई गाली देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे मैंने आपसे डिफेमेशन का उसका नोटिस भेजिए, डिफेमेशन का केस दायर करिए। और डिफेमेशन केस में इस टाइम भारत में मेंटेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्लासिक केसेस चल रहे हैं। आपको क्रिमिनल केस भी दायर हो जाएगा, सिविल केस भी दायर हो जाएगा और मेंटेनेंस भी प्राप्त होगा। इमीडिएटली नोटिस भेजिए, इमीडिएटली केस दायर करिए, माफ़ी भी मांगेगा और मेंटेनेंस भी देगा और वकील साहब की फीस भी देगा। तीनों चीज़ें देगा, तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। और गाली देने से एक बात और है कि गाली देने का भारत में जो सिद्धांत है, गाली अक्षम्य है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मौखिक हो, कोई भी हो, गाली दी है तो पनिशमेंट मिलेगा। इसमें भी मैं आपको बड़ा क्लासिक केस बता देता हूँ। दिल्ली का पहला कन्विक्शन था, मेरा ही करवाया हुआ है आज तक का, और उसमें एक महिला थी, उसको एक आदमी ने गाली दी और उस महिला ने उस मुकदमे को 9 साल लड़ा कि उसने मुझे गाली क्यों दी। एक बार हारी, अपील में गई, अपील में जीती, फिर रिमांड बैक मैटर हुआ, फिर रिमांड बैक में उस व्यक्ति को 3 दिन की सजा हुई और 5,000 का जुर्माना हुआ एक गाली देने पे। कितना समय लग गया? समय मैंने बता दिया, 8 साल लग गए। पर वो आदमी ने इतनी बार माफी मांग ली उसके बाद, तो गाली देना भूल गया होगा। गाली देना भूल गया। ठीक है। लेकिन ये सर, अगर कोई मकान खरीद रहा है व्यक्ति, या मकान खरीदते वक्त बेसिक कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए? रजिस्ट्री क्या काफी होती है? देखिए घनश्याम जी, सरल तरीका इसका बता देते हैं। कोई मकान खरीद रहे हैं, आप कुछ मत ध्यान रखिए, उस पर लोन करवा लीजिए। अगर आपने लोन करवा लिया, अब वो लोन कितना होगा, 1 लाख का भी हो चाहे 10 लाख का भी हो, इतने बैंक कर लेगा सब कुछ, वो सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी। अगर आपने लोन नहीं करवाया, लोन नहीं हो रहा है, तो कोशिश करिए वो मकान मत लीजिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और मकान में लोन हो रहा है तो सारे वेरिफिकेशन होने के बाद आपके टाइटल, आपका क्लियरिटी, बिल्कुल सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी सास और ससुर के नाम है, तो क्या वो अपनी बहू को निकाल सकते हैं उस प्रॉपर्टी से? देखिए, सास और ससुर के नाम प्रॉपर्टी है, लड़की जहाँ शादी होके जहाँ आई है, जिस घर में वो रहती है, निश्चित रूप से उस घर से लड़की का मैट्रिमोनियल होम है, वो लड़की को कभी भी और कभी भी नहीं निकाल सकते। जहाँ लड़की शादी होके आई है वो रहेगी, कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ है। जहाँ शादी होके आई है, जहाँ पति के साथ रहती थी या जहाँ पति के साथ रहती है, लड़का निकलेगा, बहू निकलेगी नहीं। लड़का निकल सकता है, लड़की नहीं निकलेगी। लड़की को भी निकाल सकते हैं। भारत में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ एक काम करना है, महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए कुछ नहीं करना है। मैं अपने जूनियर्स को भी कभी कभी कहता हूँ, तुम एक 25-30 टेम्पलेट्स बना लो, कम से कम कोर्ट में जाने के बाद लाइनें कहा करो, कोर्ट सुनेगी तुम्हें। उसी तरह बहू को ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेरे 15 अधिकार हैं। सास, सहू, मौसा, मौसी, पापा, चाची, नाने, नानी, कोई उसका वायलेशन नहीं कर सकता घनश्याम जी, कोई नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, जब शादी जैसी चीज़ है, उस पर हम बोल भी रहे हैं कि भाई अपने अपने राइट्स हैं, आपके घर का दिया हुआ सामान अगर ससुराल वाले वापस नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? आपके दिए हुए सामान को अगर ससुराल वाले वापस नहीं कर रहे हैं, तो जब आप अपनी कंप्लेंट देते हैं, FIR देते हैं या आप FIR लॉन्च कराते हैं और जब मध्यस्थता में जाते हैं तो लिस्ट जाएगी, वो सामान पुलिस वाले वापस कराएंगे। नहीं कराएंगे तो कोर्ट के माध्यम से वो सामान आपको वापस होगा। उसमें 2 तरह के सामान हो सकते हैं। पहला सामान ये होता है जो आपके लिए डेली यूज़ का है, जैसे कि आपने बर्तन दिए थे, मिक्सर ग्राइंडर दिया था, आपने फ्रिज दिया था, TV दिया था। दूसरा आपका पर्सनल यूज़ का है, आपका पासपोर्ट है, आपका आधार है, आपका पेन है, आपकी चेकबुक है, आपके लैपटॉप्स हैं, आपका फ़ोन है। वो अगर इमीडिएटली रिकवर कराना पड़ेगा। अगर रिकवरी नहीं होती है तो अरेस्ट हो जाएगा, उसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। सेकंड सामान में टाइम लगता है, वो सामान वो कोर्ट के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जब भी आप लिस्ट दें, FIR कंप्लेंट जो भी दें, उसमें वो सामान पूरा मेंशन कर दें, ये सामान उनके पोजीशन में है, क्योंकि वो हमेशा डिक्लाइन कर देंगे। थर्ड, जो इन दोनों के बाद सामान बचता है, वो ज्वेलरी आइटम्स बचते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होता है कि ज्वेलरी मेरे पास है कि उसके पास है। अगर ज्वेलरी लड़के ने रख ली है, आप प्रूफ नहीं कर सकते, वो तो कहेगा सब ले गई है, ठीक बात और है। वो कहेगी हमने दिया नहीं था। उस चीज़ को आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, ये ज्वेलरी मैंने परचेज की है और यहाँ पे रखी हुई है। हो सकता है कॉमन लॉकर में रखी हो, बैंक की, हो सकता है कॉमन घर में रखी हो। शादी का वादा करके अगर कोई मेल किसी फीमेल के साथ फिजिकल होता है, इंटीमेट होता है, और वो इंटीमेशन के बाद फिर शादी से मुकर जाता है, अब क्या करे लड़की? सहज है, जेल जाने की तैयारी उस लड़के की पक्की है, रुकने बचाने का कोई विकल्प नहीं है। आज के खिलाफ वादा खिलाफी दोनों जगह, एक तो मुकर जाना वहाँ, और दूसरा जॉब का वादा करके जॉब ना दिलाना। अब उसमें जो नया जोड़ा गया कि जॉब के नाम पे आपने शारीरिक संबंध बनाए तो जेल जाना पक्का है और पनिशमेंट भी बड़ी है। ठीक है, तो अगर आपके खिलाफ किसी भी रूप से, ये तो बड़ा जो आप जो कह रहे हैं वो घनश्याम जी बहुत बड़ा अपराध है, अगर इस तरह का अपराध लड़के की बदनीयत से या नियति से करता है तो निश्चित रूप से पुलिस में FIR लिखाइए। इस तरह की FIR इमीडिएट रजिस्टर्ड होती है, इमीडिएट एक्शन होता है, इमीडिएट अरेस्ट होता है। अगर आपको बहुत क्लासिक केस पढ़ना है, समीर मोदी का केस पढ़ लीजिए।
7 साल बाद, जो भी कंडीशन है मैं नहीं पता, पर कंडीशन यही थी जो लिखा हुआ था पेपर्स में जो आया उसमें कि लिव इन रिलेशनशिप तोड़ते हैं 7 साल 8 साल 9 साल बाद, तोड़ने के बाद अरेस्ट, एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद अरेस्ट होता है। सर, बैंक की ईएमआई हर किसी के जीवन में इन दिनों नासूर बनी है। बैंक की ईएमआई नहीं चुकाई और अब बैंकर्स या फिर उनके जरिए जो वसूली करने वाले होते हैं वो लोग आपको परेशान करते हैं और वो कई बार इस हद तक चले जाते हैं कि जिसने कर्ज लिया वो सुसाइड कर लेता है। इस तरह की हैरेसमेंट से कैसे बचे वो आदमी जिसने कर्जा ले लिया? घनश्याम जी, अभी फिर हमें जहाँ आप सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, बार बार आपको शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और उन शब्दों को मैं समझ रहा हूँ क्यों उपयोग कर रहे हैं कि लोग समझ सकें, जान सकें। जहाँ आपको लगे, सहजता से एक बात बता रहे हैं, जहाँ आपका मेंटल पीस भंग होना शुरू हो जाए, जहाँ पे आपको तनाव आना शुरू हो जाए, उसकी रेमेडी अवेलेबल है। सिंपल बात, कोई इसमें बहुत चीज़ मत समझिए। आपने ईएमआई ली थी, आपने क्या किया, भाई ईएमआई दी, नहीं दे पा रहे हैं, मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है। अब आपने मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि भाई पैसे वापस करो, गाड़ी के हैं, ट्रैक्टर के हैं, ट्रक के हैं, टीवी के हैं, वापस करो। एक बड़ा hefty आप उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो भाई अपना सामान ले जाओ। अगर सामान भी नहीं ले जा पा रहे हैं, राइट, आप क्या करोगे? आप सिविल सूट दायर करो, रिकवरी सूट दायर करो। आप मेरे घर में आकर रोज गाली गलौज करोगे? तो गुंडागर्दी, बैंक को कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स पास हुए हैं जिसमें कोई भी बैंकर्स, कोई भी फाइनेंसर, कोई भी प्राइवेट फाइनेंसर, कोई भी एनबीएफसी वाला आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट नहीं कर सकता फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी। अगर वो ऐसा कर रहा है, प्लीज रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट देम और वो सब अरेस्ट होंगे, उसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बात संविधान के प्रथम पन्ने से शुरू हो जाती है। जहाँ जीवन जीने का अधिकार है, तो जीवन जीने के अधिकार में सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपको लगता है एक सहजता के साथ कि मेरा अधिकार हनन हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी रेमेडी है। अगर वो अधिकार ऐसा हनन हो रहा है जिसका नुकसान है, प्लीज रजिस्टर्ड एफआईआर, कंप्लेंट इन अ पुलिस स्टेशन। वो एफआईआर होगी या सिविल सूट होगा, वो लेटर स्टेज है, पर आप कंप्लेंट ही नहीं करते हो। क्योंकि दुनिया में सबसे पहले लोग क्या करते हैं, बीमारी हो गई खुद दवा खा ली, परेशानी आ रही है खुद रिजॉल्व कर रहे हैं। प्लीज कंसल्ट विद अ गुड लॉयर। ठीक है, लेकिन डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ा मुद्दा। डिजिटल एविडेंस को लेके क्या कहता है कानून? देखिए, आज के समय में डिजिटल एविडेंस कोर्ट में मान्य हो चुके हैं। डिजिटल एविडेंस के ऊपर बहुत क्लियरिटी के साथ, क्योंकि आप चाहे कार एक्सीडेंट हो, चाहे डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स हों, चाहे डिस्प्यूट्स हों, चाहे आपका रिकॉर्डिंग्स हों, अब कोर्ट पे एक्सेप्टेबल है। और ये नई विधि की एक बहुत बड़ी व्यवस्था आई है। जिस तरह पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बन रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए अधिकतम चीज़ों का रिकॉर्ड। अब जैसे फ़ोन है, अभी मैं आपको एक बड़ा, इसमें भी बड़ा क्लासिक केस मेरे पास आया। रेप का केस था, रेप का केस दायर हो गया, लड़के ने रेप का केस लगा दिया, लड़के की बेल हो गई, फर्स्ट राउंड एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, सेकंड राउंड एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, थर्ड राउंड में एंटीसिपेटरी बेल केवल इस ग्राउंड के ऊपर कैंसिल हो गई कि उस आदमी ने अपना मोबाइल सरेंडर नहीं किया था। क्यों? जो मोबाइल है आपका, आज के समय में उसमें सब कुछ है। आपके ईमेल्स भी हैं, आपके व्हाट्सअप्स भी हैं, आपकी फ़ोटोज़ भी हैं, आपके चैट्स भी हैं। आप मल्टीपल केसेस में फंसते हैं, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो CAW का हो, चाहे वो कहीं भी चीज़ें हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का हो, चाहे वो टूटने का हो। तो आप क्या कहते हो, अब तो मोबाइल रिकवर कराओ, मोबाइल में सारी चीज़ें हैं, आप एविडेंस डिलीट करोगे, लैपटॉप में एविडेंस डिलीट करोगे। बट यहाँ एक सेकंड क्लॉज आता है, दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी। आप किस चीज़ को, लॉयर भी हैं, लॉयर्स को भी क्या कहते हैं, भाई राइट टू प्राइवेसी में आप मेरे पास आए, आपने मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कि आपके बारे में बताऊं कि इन्होंने ये मुझे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी थी? नहीं कर सकते। वो पुलिस का काम है कि वो डिस्कवरी करेंगे चीज़ों को। दूसरा, फ़ोन का सीज़र, लैपटॉप का सीज़र, पैड, हर बच्चे के पास में टैब आ रहा है। और डिजिटल एज में जहाँ हम रह रहे हैं घनश्याम जी, वहाँ पर डिजिटल एविडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर विनिंग और लूजिंग द केस। हमें इस बात को बहुत सहजता से समझना पड़ेगा कि डिजिटल एविडेंस का नेचर क्या है और क्या वो डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं दैट इज़ बियॉन्ड प्राइवेसी और विद इन प्राइवेसी। इफ़ दैट इज़ बियॉन्ड प्राइवेसी, देन आप 100% ये डिसाइड कर लें, यू आर गोइंग टू बिहाइंड दी बार्स। किसी के प्राइवेट मोमेंट्स को आपने रिकॉर्ड कर लिया, राइट। आप देखते हैं कई मॉल्स में जाते हैं, उन्होंने क्या किया, जो चेंजिंग रूम से वहाँ कैमरे लगा दिए, घर में रिकॉर्डिंग की, उस रिकॉर्डिंग को आप कोर्ट में ले गए, तो यू विल गो बिहाइंड दी बार्स 100%। ओके। क्यों? आप कहोगे भाई मैंने किया, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग के ऊपर आ रहे हैं।
आपने क्या किया, उन रिकॉर्ड्स करके आपने क्या किया, एक्सटॉर्ट किया मनी। क्या वो एक्सेप्टेबल है? मैंने आपको फिर वही आंसर बता रहा हूँ, जहाँ भी आपकी मानसिक शांति और स्वाभिमान भंग हो रहा है वहाँ रेमेडी है और नहीं है। और लड़कियों को या लड़कों के संग ऐसा बहुत कम होता है, ब्लैकमेलिंग लड़कों के संग भी होती है, ऐसा नहीं लड़कों के संग ब्लैकमेल नहीं होती, लड़कों को भी ब्लैकमेल करती हैं लड़कियां, ऐसा नहीं है। परंतु लड़कियों के संग लड़कियां, एक देश की लड़कियां, महिलाएं, इसमें आपने देखिए कई लंबे समय तक इस परेशानी को झेलती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, अगर इस तरह की बात कभी भी उन्हें लगता है तो प्लीज़ अपने घर में बात करें, घर में बात हो जाए, पुलिस कंप्लेंट करे, इमीडिएटली अरेस्ट होगा उस लड़के का, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आपने रिकॉर्डिंग की बात की, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, तो क्या हम किसी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना उसकी कंसेंट के? कभी भी नहीं कर सकते। हमने आपसे इसीलिए बहुत सहजता से घनश्याम जी बात की कि आप रिकॉर्डिंग कौन सी कर रहे हैं। हाँ। वो रिकॉर्डिंग प्राइवेट नेचर की है या रिकॉर्डिंग एक आप प्रोफेशनल नेचर की है। हाँ। हम और आपने हमें फ़ोन पे बात की। हाँ। आपने मेरे फ़ोन को रिकॉर्ड कर लिया। हाँ। आपने वो फ़ोन रिकॉर्ड करके आपने कल डिजिटल एविडेंस में लेके आ गए। आपने क्या किया, उसको डिजिटल एविडेंस में क्या कि हमने ये बात की। अब वो बात की वो वेरीफाई होगी कहाँ, आप उसको 65A का उसमें एक एविडेंस एक्ट में वो होता है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आप देंगे और उस पर टेक्निकलिटी पे नहीं जाते, सरल भाषा में बता देते हैं आपको। पर वो बात आप प्रूफ, क्योंकि उसके अब उस बात को प्रूफ करने के लिए जो आगे की और पीछे की जो बातचीत है वो भी तो देनी पड़ेगी। हमने किस रेफरेंस से बात की, आपने जो बात समझी वो मेरी बात ही नहीं थी। दूसरा, जिस आदमी से आपने रिकॉर्ड किया, आपने कहा मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिए थे मजाक में, बाद में आपने वो बात रिकॉर्ड कर ली। मैं कहा यार कब दिए थे, वो तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या वो रिकॉर्डिंग? तो अभी भी भारत में डिजिटल एविडेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ी है, पर वो फाइनलिटी है बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जहां मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो भारत में डिजिटल एविडेंस के सबसे ज़्यादा मुकदमे कहाँ आते हैं, सबसे ज़्यादा मुकदमे कहाँ आते हैं, वो देखिए, वो आते हैं लड़के लड़की के रिलेशनशिप में, जहां सबसे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग किसकी होती है, लड़कियों की होती है, महिलाओं की होती है। कौन करता है? लड़के। किस लिए? कि तुम्हारे भाई वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारे वीडियो हम किसी को दिखा देंगे, तुम्हारे वीडियो बता देंगे। तो आप क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे पूरी फैमिली अरेस्ट होती है, वो पूरी चीज़ें रिकवर होती हैं। और अगर आप बचते हैं, जो देश में सबसे बड़े केस हैं, प्रसन्ना वाला केस था, उसमें जिस दिन पहला वीडियो उस लड़के ने रिलीज़ किया वो जेल चले गए और अब उम्र कैद की सज़ा हो गई है, बचने की संभावना नहीं है। तो किसी भी चीज़ से जहाँ भी किसी भी व्यक्तित्व की निजता का हनन होता है, उसके प्राइवेट मोमेंट्स का हनन होता है, निश्चित रूप से मानिए बचने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, अब सेकंड आप रोड पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, सीसीटीवी फुटेज है, देख लेगा कौन ड्राइविंग कर रहा था, घर में क्या हो रहा है, बैंक से आपने लॉकर में चोरी कैसे की, सीसीटीवी से कार कैसे निकली, वो सब कोर्ट में एक्सेप्टेंस हो गई। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है आपके घर में, पति पत्नी की मारपीट हो रही है, कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो गई। पर एक प्राइवेट चीज़ों को और इस चीज़ का फ़र्क हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें मैंने आपसे सीखी और समझी भी मेरे व्यूवर्स ने, लेकिन किसी गेस्ट को हम अपने पॉडकास्ट में बार बार बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके खिलाफ? घनश्याम जी, इसके ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आने वाले समय में, क्योंकि जो पॉडकास्ट का दशक शुरू हुआ है, जो उस दशक में इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए कि अगर आप किसी गेस्ट को बार बार बुला रहे हैं और वो नहीं आना चाहता और उसका नाम शशांक वाजपेयी हो, नहीं, उसका नाम कोई भी हो, शशांक वाजपेयी हो या कोई भी हो, अगर वो नहीं आना चाह रहा, निश्चित रूप से वो अपना नुकसान कर रहा है। तो उसको दोबारा ही जरूर कहिएगा कि अगर आप हमारे पॉडकास्ट में नहीं आएंगे तो आपकी जो प्रगति की डिजिटल रहा है, क्योंकि मैं जुड़ता हूँ 10 लोगों से, आप जोड़ते हैं 1 लाख लोगों से, और मैंने देखा है कि कुछ कभी कृपा होती है तो 10 लाख लोगों से जोड़ते हैं, तो वो जुड़ने की जो प्रथा है, ठीक है, वो कमजोर हो जाती है। और प्यार से बुलाए गए इंसान को, जो भारत में अतिथि का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जरूर हमें सम्मान करना चाहिए। कृपया ऐसा मौका जरूर नहीं देना चाहिए कि आप दोबारा बुलाएं और कोई ना आए, तो इसके लिए हम क्षमा भी मांगते हैं। तो हम दोबारा मिल रहे हैं जल्दी और बहुत जल्दी। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी बातें हुई लेकिन बहुत सी रह गई जो अगले पॉडकास्ट में जरूर करेंगे इसको रिलीज करने के बाद। थैंक यू सो वेरी मच शशांक जी, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपके जहन की सारी दुविधा खत्म होती हुई नजर आएगी, और अगर नहीं आती है तो फिर कई और पॉडकास्ट हम करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भेजिएगा, उन्हीं सवाल के आधार पर हम एक नया पॉडकास्ट आपके लिए एक्सक्लूसिवली प्लान करेंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है आपकी आदत में, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।